वन जिम्स के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा आप लोगों के पास प्रॉब्लम थी कि जिम्स में फ़ीस कितनी है, जिम्स में हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जिम्स कैसा है एडिच अगर हम क्या कहते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज करते हैं और जिम्स में स्कॉलरशिप मिलती है कि नहीं मिलती है, जिम्स में हॉस्टल है कि नहीं है, जिम्स का कैंपस कैसा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. So let's begin our video. So hi everyone, this side Pragati, a BMLS student at the Government Institute of Medical Sciences, Greater Noida. और सबसे पहले मैं वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोलना चाहती हूँ कि मैं आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी अबाउट द जिम्स, बिकॉज मुझे 2 साल कंप्लीट हो गए यहाँ पर और मैं यही चाहती हूँ जो आगे जूनियर्स हैं मेरे उनको चीज़ें पता हो, उनको आने के बाद रिग्रेट फील ना हो. सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो जिम्स है इसके 2 कैंपस में, 2 कैंपस के एक है हॉस्पिटल जो कि मेन है जिसमें आपका प्रॉपर जो आता है आप साइड वाइड पे चेक करते हो. तो हॉस्पिटल के अंदर आपकी होती हैं क्लासेस. तो पहले एक सा इसके अभी तक जो नर्सिंग क्लासेस होती थी वो बेसमेंट में होती थी. बेसमेंट में क्लासरूम्स बने थे. क्लासरूम्स ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर बेसमेंट में है तो क्लासरूम सही नहीं है. थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि सारे गवर्नमेंट में आती है. ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप GOV में पढ़ रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो जो बेसमेंट की क्लासेस थी उसमें सिर्फ नर्सिंग की क्लासेस होती थी. और जो हमारा बैच था, मीन्स अभी मैं 3rd ईयर में आने वाली, जो हमारा बैच था वो फर्स्ट बैच था. उसके बाद अभी आपके सीनियर्स आए थे. अगर जो लोग भी अभी आएंगे आपके जो सीनियर्स हैं वो 2nd बैच थे जिम्स के. तो जो हम लोगों की क्लासेस होती थी वो एकेडमिक्स पे होती थी. एकेडमिक्स पे कहाँ, जहाँ पर MBBS की क्लासेस होती है वहाँ पर हम पैरामेडिकल्स की क्लासेस होती थी. उसके बाद अभी जो नर्सिंग है उसका न्यू कॉलेज बन गया है, नर्सिंग का न्यू कॉलेज बन गया है. तो उसकी वजह से जो नर्सिंग के जो बैचेस हैं वो सारे न्यू नर्सिंग कॉलेज में पढ़ेंगे और जो हमारी क्लासेस होगी वो हॉस्पिटल के बेसमेंट में होगी. क्लासेस रेनोवेट हो चुकी है, क्लासेस सारी अच्छी है, तो ये परेशान मत होना कि क्लासेस ख़राब है. थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होंगी वो आपको आने के बाद ही पता चलेगा. आने के बाद इन द सेंस जैसे थोड़ा बहुत है कि गर्मी लग रही है. पहले AC था, एकेडमिक्स में AC रहता था, बट वहाँ पर भी सम टाइम AC बंद करवा देते थे. बट वहाँ की थोड़ी LT और अच्छी है, ऐसा थोड़ा डिफरेंस है. तो क्या हमने क्लास टूर की बात कर ली. अगर आपको क्लास टूर चाहिए होगा तो मुझे बताना, मैं एक वीडियो बना दूँगी क्लास टूर की इन दी काइंड ऑफ शॉर्ट्स. तो आपकी क्लासेस का कंफर्म हो गया, आपकी जो क्लासेस है वो बेसमेंट में होगी. उसके बाद हम आते हैं कि जो पढ़ाई है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पढ़ाई कैसी है जिम्स में. तो पढ़ाई जिम्स में अच्छी है. जिम्स के प्रोफेसर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, काफ़ी उन्होंने PhD तक कंप्लीट करके रखी है अपनी. तो आपको पढ़ाई में जिम्स बहुत अच्छा मिलेगा. जैसे कुछ कॉलेजेस में है कि पढ़ाई नहीं अच्छी हो रही है. और जब मैं न्यू आई थी तो मैंने एक पेरेंट्स से भी कहते हुए सुना था कि जिम्स पढ़ाई मतलब जिम्स में टीचिंग बहुत अच्छी होती है, मतलब चीज़ें समझ में आती है. उसके बाद आते हैं यहाँ का क्लिनिकल्स कैसा है, पेशेंट लोड कैसा है. तो यहाँ पर पेशेंट लोड एज़ कम्पेयर टू UPUMS, PGI, KGMU कम है, क्योंकि ये न्यू कॉलेज है, अभी इसको 7 साल ऐसे समथिंग हुआ है. तो यहाँ पे पेशेंट्स कम होते हैं. बट ये समझ लो ग्रेटर नोएडा जितना बड़ा है वहाँ के सारे पेशेंट यहीं आते हैं. और अभी जो एक ट्रेजेडी हुई थी, एक हाईवे में बस लड़ गई थी, तो उसमें जितना भी पेशेंट्स है सब जिम्स आए थे. मतलब प्रॉपर उनको सही किया गया था, ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया गया था. तो पेशेंट लोड है, बट कंपेयर टू जिम्स, कंपेयर टू UPUMS, कंपेयर टू KGMU, कंपेयर टू PGI लेस है. बट आपको जो आपके क्लिनिकल्स होंगे वो काफ़ी अच्छे मिलेंगे. आपको पोस्टिंग्स पे ऐसा नहीं रहेगा कि आपको कुछ काम नहीं करवा रहे हैं, बोल रहे कि आप वेट करो, अभी आप इंटर्नशिप के टाइम्स करना, ऐसा कुछ नहीं है. वो आपको काम सिखाते हैं. अगर आप चाह रहे हो एक अच्छा बिहेवियर रख रहे हो तो आपके क्लिनिकल्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं आपके टेक्नीशियंस, क्योंकि आप पैरामेडिकल लोगे तो वहाँ पर आपको टेक्नीशियंस मिलेंगे, टीचर्स मिलेंगे. आपको टीचर्स की हेल्प चाहिए तो आप टीचर्स की हेल्प ले सकते हो, टेक्नीशियंस की चाहिए टेक्नीशियंस की लेना. बट आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका बिहेवियर एक डिसेंट बिहेवियर होना चाहिए. बाकी अगर हम BMRIT की बात करते हैं, क्या कहते हैं कॉलेज के अकॉर्डिंग, तो BMRIT में जो यहाँ पर कॉलेज है वहाँ पर ये सारी यहाँ पर मशीन्स हैं. तो रेडियोलॉजी में एक रहता है कि हमें सारी मशीन आनी चाहिए चलाने में. तो यहाँ पर एक एक मशीन है आपके पास, बहुत CT स्कैन की है, MRI की है, तो मशीन सारी है यहाँ पर. और कोरोना टाइम में ये UP का पहला बेस्ट कॉलेज होता था, जो कि अभी भी मेंटेन है. ये फर्स्ट UP के अच्छे कॉलेज में आता है.
तो और रही बात बीएमएलएस स्टूडेंट की, तो बीएमएलएस आपके लिए बहुत अच्छी लैब है, जिसको हॉस्पिटल के फर्स्ट फ्लोर पे, जो कि हम सेंट्रल लैब कहते हैं, सेंट्रल लैब के अंदर आपकी सारी लैब है, टीवी लैब है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोकेम है, और क्या कहते हैं, हिस्टोपैथ है, हिमैट है। तो ये सारी लैब्स आपके पास है, रिसर्च लैब है। तो आप इन सारे लैब्स के बाद, आप बीएससी करने के बाद आप इन सब से एक अपना फ्यूचर बना सकते हो, इन सारी लैब से एक सब्जेक्ट लेकर। तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, आपकी लैब्स अच्छी हैं। फिर हम बात आते हैं कि ओटी वालों को, जहाँ तक मुझे पता है, ओटी स्टूडेंट्स को वार्ड्स में भेजा जाता है, क्लिनिकल्स में और ओटीज़ में भेजा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ओटी में नहीं जाओगे, आपको ओटी में भेजा जाता है, बट कुछ टाइम लगता है। ओटी वालों के लिए स्क्रब्स भी बनते हैं, स्क्रब बनते हैं जिसके लिए एक अलग कलर होता है, क्योंकि बिकॉज अगर ओटी स्टूडेंट्स है तो पता रहना चाहिए कि हाँ वो ओटी स्टूडेंट्स है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो डॉक्टर्स का स्क्रब पहने या पीजी रेसिडेंट का स्क्रब पहने, ऐसा नहीं होता, उनके लिए एक अलग स्क्रब बनता है। उसके बाद आते हैं बीएमएलएस में कोर्स कौन कौन से होते हैं। तो बीएमएलएस में बीएमआरआईटी होता है, एलएस होता है, और मोस्ट लास्ट वन ओटी होता है। सो मैंने कोर्सेज़ बता दिए। हर कोर्सेज़ में 60 सीट्स है, हर कोर्सेज़ में 60 सीट है, जो कि कैटेगरी वाइज डिवाइड है। और अब हम आते हैं स्कॉलरशिप में, क्योंकि यहाँ की जो फ़ीस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो पहले मैं स्कॉलरशिप की बात करती हूँ, फिर मैं फ़ीस पे आती हूँ कि टोटल फ़ीस कितनी है। तो अकॉर्डिंग टू यूपी स्कॉलरशिप, जनरल और ओबीसी और एसटी एससी की जो स्कॉलरशिप है वो आती है। मेरी स्कॉलरशिप भी आई थी जनरल की, और जो मेरी स्कॉलरशिप थी वो थी 39,000 समथिंग, और किसी की 38 भी आई थी, किसी की 36 आई थी, मेरी 36 आई थी, सॉरी 39 मेरे कलीग्स की आई थी। आई डोंट नो वाई ऐसा फ्लक्चुएशन क्यों हुआ, बट किसी की 36 आई थी, किसी की 39 भी आई थी। तो और मैं ये जनरल कैटेगरी का बता रही हूँ। अगर आप ओबीसी का है तो ओबीसी की भी सेम ऐसे ही आ रही है, और एसटी एसटी की भी सेम इतनी आती है। बट ऐसा है कि एससी एससी की 2 बार आती है, मतलब ईयरली में 2 बार आती है, एक बार 40 आती है और एक बार शायद 60 आती है। बट अभी तक जो 60 वाली जो स्कॉलरशिप है वो नहीं आई है, सिर्फ 40 वाली आई है। जो हमारे साथ जो हमारे कलीग्स हैं इस कैटेगरी के, उन सबकी स्कॉलरशिप आ गई है 40% वाली। सब आगे बढ़ते हैं। इसके लिए 1 मिनट में थोड़ा बैक जाऊँगी। स्कॉलरशिप के लिए आपको प्रॉपर फॉर्म भरना पड़ता है पहले खुद से, फिर कॉलेज वाले आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं स्कॉलरशिप में। बट ये है कि आपको बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ता है, आपके डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं, और जो जो डॉक्यूमेंट्स कॉलेज से लगते हैं वो बनवाने पड़ते हैं। सो हाँ, भागना पड़ता है, बट इट्स गुड्स बेस्ट रिजल्ट, और आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। स्कॉलरशिप के बाद हम आते हैं फ़ीस को। मैं सबसे लास्ट में बताती हूँ कि आपके कॉलेजेस में कल्चर फेस्ट कैसा होता है। सो येस, कल्चर फेस्ट हमारा 1 वीक का होता है, जिसको हम बोलते हैं आगाज़। और आगाज़ में यहाँ पर आपका होता है प्रॉपर होता है, आपका स्पोर्ट्स होता है, जैसे उसमें बैडमिंटन होता है, बैडमिंटन होता है, क्रिकेट होता है, और भी गेम्स है, टग ऑफ वॉर होता है। तो काफ़ी मज़ा आता है। अभी जो इसके पहले वाला जो आगाज़ था वो कंडक्ट नहीं हो पाया था, कंडक्ट हुआ था बट स्पोर्ट्स ही कंडक्ट हुआ था। बट उनके कल्चर बहुत अच्छे होते हैं। कल्चर में आपका डांस होता है, और सिंगिंग होता है, और फूड चैलेंजेस होता है। फूड चैलेंज मतलब आपको रेसिपीज़ दी जाती है, आपको रेसिपी बना के आनी होती है, मतलब वही डिज़ाइन करना रहता है। और बाकी मेहंदी डिज़ाइंस चैलेंज होता है, मतलब काफ़ी चैलेंज होता है। 1 वीक का होता है, काफ़ी मज़ा आता है। तो कल्चर फेस्ट बहुत अच्छा होता है। उसके बाद हम आते हैं, मैंने स्कॉलरशिप बता दिया, बीएमएलएस, बीएमआरआईटी, ओटी एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। उसके बाद आते हैं हम फ़ीस। तो आओ मैं फ़ीस बताती हूँ। तो फ़ीस के लिए आप लोग किसी कॉपी में लिख लेना, मैं भी बताते चलती हूँ। तो फर्स्ट आता है आपका ट्यूशन फ़ीस, जो कि पड़ता है 55,000, जो कि आपको ये हर ईयरली देना होता है। बट आपका टोटल फिर उसके बाद आता है आपका 500 पड़ता है लाइब्रेरी फ़ीस। 500 आपका लाइब्रेरी फ़ीस पड़ता है। फिर आपकी पड़ती है एग्ज़ामिनेशन फ़ीस होती है, जो कि आपकी जैसे मतलब होता है ना कि एबीएमबी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है आपका सेमेस्टर वाइज, तो उसकी पड़ती है 9,000। उसके बाद आते हैं हम
10,000 सिक्योरिटी फ़ीस पड़ती है, जो कि मैंने जो कॉलेज वाले लेते हैं, जब आपका कॉलेज कंप्लीट हो जाता है तो आपको रिटर्न हो जाती है, उसके लिए परेशान मत होना। 10,000 आपकी सिक्योरिटी फ़ीस पड़ेगी। उसके बाद आते हैं हम सिक्योरिटी की फ़ीस के बाद 5,000 आपकी एडमिशन फ़ीस पड़ती है। और इसके बाद आपकी हॉस्टल फ़ीस पड़ती है पर मंथ के अकॉर्डिंग 1500, मतलब एक महीने में आपका 1500 फ़ीस पड़ती है हॉस्टल की। उसको आप प्लस कर लेना 1 ईयरली के अकॉर्डिंग, और टोटल 18,000 आएगा समथिंग। और उसके बाद आते हैं हम आपका मतलब लगभग मैं आपको एक स्ट्रक्चर तो पूरा नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि आपकी जो फ़ीस है वो काफ़ी फ्लक्चुएट होगी, बट मैं ये कह सकती हूँ आपको पूरी ईयरली फ़ीस पड़ेगी 79,500। ये आप तीनों पैरामेडिकल की है, अगर आप जेम्स में आ रहे हो तो। बाकी कुछ थोड़ी और फ्लक्चुएशन हो सकती है, तो आप 80 तक जा सकते हो। तो आप 80,000 तक समथिंग जा सकते हो, 85 भी जा सकते हो। ये ईयरली है, हॉस्टल वगैरह सब मिला के। और बाकी थोड़ी कम होती जाती है। फिर नेक्स्ट ईयर में आप आ सकते हो। नेक्स्ट ईयर में आपकी 70,000 समथिंग पड़ जाएगी, मतलब थोड़ा 10,000 कम होती जाएगी। और लास्ट ईयर में थोड़ी ज़्यादा पड़ती है, जिसमें मार्कशीट वगैरह के पैसे अलाउड होते हैं। और हाँ, इस पर भी मार्कशीट के पड़ते हैं, 300 मार्कशीट के सेमेस्टर की जो मार्कशीट बनती है उसकी बनती है, जो आपको जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब आपको मिलेगी। सो आई थिंक मैंने जब उसके बारे में सब चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। हाँ, एक लास्ट चीज़ बच्चे को हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो हाय एवरीवन, हॉस्टल आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। मैंने इसको इसलिए हाई एवरीवन बोला है बिकॉज आप थोड़ा उठ जाओ, ध्यान से सुनो मेरी बात, क्योंकि आप कॉलेज में एडमिशन करवाओगे और आपको लगेगा कि हॉस्टल मिल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, हॉस्टल नहीं मिल पाएगा। मतलब मुझे जितना पता चला, क्योंकि जो आपके रूम्स हैं वो वैकेंट नहीं है। और हम लोग जब आए थे तो हम लोग भी कुछ महीने पीजी में रहे थे, फिर हमको रूम अलॉट हुए थे। और जो मेरे जूनियर्स आए थे उनके साथ भी सेम ऐसे हुआ था। वहाँ की गर्ल्स भी पहले पीजी में थी 1-2 महीना, उसके बाद उनको रूम मिला था, मतलब हॉस्टल मिला था। सो हॉस्टल का मत सोच के आना, खुद से सोच के आना कि हाँ हमें बाहर रहना है। फिर जब हॉस्टल मिलेगा तो यू कैन अफोर्ड, आप उसको अफोर्ड करना, अपना रजिस्ट्रेशन करवाना हॉस्टल लेने के लिए, जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट करना और हॉस्टल ले लेना। आई थिंक इतना सब तो काफ़ी मैंने जब इसके बारे में बता दिया। और बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट डाउन बिलो। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।